की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के साथ, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज काइजू और इंसानों के बीच लड़ाई का आखिरी दिन है। इंसानों की तरफ से मार्गरेट नाम की लड़की बेलॉग नाम के काइजू से लड़ रही होती है, लेकिन उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके बाद उनका एक हाइब्रिड बच्चा पैदा होता है जो आधा इंसान और आधा काइजू होता है। अब फिर हमें बहुत साल आगे ले जाया जाता है, जहां हम मार्गरेट और उसके हाइब्रिड बच्चे को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। उसके बेटे का नाम डनकन है। वो क्योंकि एक हाइब्रिड बच्चा था, इसलिए वो देखने में थोड़ा अलग था और वो खाने में भी ज्यादातर कोयले खाता था। वो अपने को बाकियों से अलग समझता था, इसलिए वो स्कूल जाकर बाकी बच्चों से मिलने में भी डरता था। लेकिन उसकी मॉम उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है। डनकन अब स्कूल जाता है, जहाँ रास्ते में कुछ बच्चों का एक ग्रुप उसे बुली करता है। उस ग्रुप के लीडर का नाम ट्रॉय है और वो एक बुली बच्चा है। स्कूल पहुंचकर डनकन की मुलाकात एक जेना नाम की लड़की से होती है और जेना को देखते ही उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। जेना यूथ क्लब की लीडर है जो एक होम कमिंग पार्टी अरेंज कर रही है। जेना ट्रॉय की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। अब डनकन फिर क्लास में जाता है, जहां उसकी दोस्ती इजाबेल और कैनी नाम के दो बच्चों से होती है। वो दोनों ही काफी अजीब थे। ये उनकी बायोलॉजी लैब थी, जिसके अंदर सभी को उनके फ्रॉग डाइसेक्शन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन तभी डनकन नोटिस करता है कि इन फ्रॉग में से एक फ्रॉग काइजू है। वो तुरंत उस काइजू को उठाकर वहां से भागता है और उसकी इस हरकत को देखकर सभी को काफी अजीब लगता है। क्लास के बाद इजाबेल उसके इस बिहेवियर के बारे में पूछती है, जिस पर डनकन उसे बताता है कि ये फ्रॉग नहीं है, ये एक काइजू है। इजाबेल को काइजू काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं हम ट्रॉय को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ जेना के लॉकर पर पहुंच जाता है और वो वहां से होम कमिंग के पैसे चुरा लेता है। अब फिर अगले दिन हम स्कूल के कोच बार्न्स को देखते हैं, जो असल में सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट है और वो यहाँ पर डनकन पर नजर रखने को आया है। अब स्कूल के ग्राउंड में एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है, जिसके बीच ट्रॉय और उसकी पार्टी कैनी को तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डनकन वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद ट्रॉय और डनकन में लड़ाई हो जाती है और अब डनकन अपनी काइजू की ताकत का इस्तेमाल करके उससे फाइट करने लगता है। अब डनकन ट्रॉय को चोट पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी वहां बांस आ जाता है और वो ये सब रोक लेता है। अब कुछ देर बाद जब बांस चला जाता है तो ट्रॉय डनकन को मारने के लिए फिर से आता है, लेकिन डनकन को अपनी मॉम की ये बात याद आ जाती है कि उसे लड़ाई नहीं करनी है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन ट्रॉय फिर भी जब उसका पीछा करना नहीं छोड़ता तो डनकन गुस्से में उसकी तरफ चिल्लाता है और तभी फिर उसके मुंह से आग निकलने लगती है और ये देखकर ट्रॉय काफी डर जाता है। वहां तभी बांस आता है और माहौल को शांत कराकर डनकन को अपने साथ एक स्कूल बस में ले जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो स्कूल बस असल में एक हाईटेक स्पेसशिप है। बांस उसे सीक्रेट एजेंसी के एक हेडक्वार्टर में ले जाता है और वहां डनकन का चेकअप होने के बाद हमें पता चलता है कि डनकन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। वहां अब तभी मार्गरेट आती है और वो एजेंट को डांटकर कहती है कि डील के अकॉर्डिंग तुम डनकन को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, जिस पर बांस उसे समझाता है और कहता है कि वो ये सब सिर्फ डनकन की सेफ्टी के लिए कर रहा है। अब फिर वो डनकन को वापस स्कूल छोड़ आता है और फिर डनकन की नजर जेना पर पड़ती है और जेना अपने पैसों के चुराए जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर वो इजाबेल के पास जाता है और इजाबेल उसे बताती है कि अगर वो जेना को इम्प्रेस करना चाहता है तो उसे आज शाम की पार्टी में जाना चाहिए। शाम को डनकन तैयार होकर पार्टी में जाता है और वो जेना से उसकी प्रॉब्लम के बारे में बातें करने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ट्रॉय आ जाता है और वो जेना से लड़ने लगता है और उसको डनकन से दूर रहने को कहता है, जिस पर जेना उसको ही खूब डांटती है और उसे खुद से दूर कर देती है। वो लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ट्रॉय के डैड वहां आकर ट्रॉय के कान खींचकर उसे वापस घर ले जाते हैं, क्योंकि आज सुबह के इंसिडेंट के बाद ट्रॉय का घर से निकलना बंद कर दिया गया था। ये देखकर डनकन बहुत खुश होता है और वो जेना से मजाक में कहता है कि सभी के डैड को ऐसा ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये सुनकर जेना बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि जेना के डैड मर चुके हैं और जब भी कोई जेना से डैड के बारे में बातें करते हैं तो वो उदास हो जाती है। वहां अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां बेलॉक आ जाता है और उसको देखकर सब डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। डनकन इजाबेल को बताता है कि बेलॉक उसका फादर है। ये सुनकर इजाबेल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब उनकी पार्टी तहस नहस होने लगी थी
इसलिए उनको बचाने के लिए डनकन एक आइडिया सोचता है और वो बेलॉक को अपने पीछे पड़वाकर उसे वहां से दूर ले जाता है और फिर बेलॉक उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है और उसे अपनी गुफा में ले जाने लगता है। रास्ते में वो उससे बातें करता है और बताता है कि वो उसे नेक्स्ट काइजू किंग बनाना चाहता है, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया है। वो कहता है कि तुम इंसानों के बीच रहकर कमजोर हो जाओगे, इसलिए अब तुम वहां और नहीं रह सकते हो। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डनकन को एक रूबी दिखता है जिसे वो कुछ सोचकर उठा लेता है और फिर अपने डैड के साथ गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे दो काइजू मिलते हैं जो उसके डैड से नफरत करते थे और वो नहीं चाहते थे कि डनकन नेक्स्ट काइजू किंग बने, लेकिन वो दोनों डर के मारे सामने से कुछ नहीं बोल पाते। अब बेलॉक डनकन को एक लावा के अंदर फेंकता है और उस लावा में गिरने के बाद अब डनकन भी काइजू की ट्रू फॉर्म में आ जाता है। उसको देखकर सब काफी शौक होते हैं, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो उठकर पहले कैनी के घर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि इजाबेल ने कैनी को सब कुछ बता दिया है कि आखिर असल में डनकन कौन है और उसके फादर कौन है। वहीं अब डनकन फिर अपने घर जाता है जहां उसकी मॉम उसे उदास देखकर उसे समझाती है कि उसके डैड दिल के बहुत अच्छे हैं और जो भी वो करेंगे उसमें तुम्हारी कोई ना कोई भलाई ही होगी। वो अब फिर स्कूल जाता है जहां सब बच्चे उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि पार्टी के अंदर उसी की वजह से बेलॉक वहां से चला गया था। वहीं हम जेना को देखते हैं जो अब भी पैसों की वजह से उदास थी और हमेशा की तरह जब वो अपने लॉकर रूम में जाती है तो वो अपने लॉकर में एक रूबी रखा हुआ देखती है जिसके नीचे लिखा था कि तुम इसे होम कमिंग पार्टी में यूज कर सकती हो। ये देखकर जेना बहुत खुश हो जाती है और फिर ब्रेक के बाद वो ये सब बात डनकन को बताती है और कहती है कि वो उस आदमी से जरूर मिलना चाहेगी जिसने ये रूबी रखा है। अब फिर कुछ देर बाद बांस डंकन से मिलने आता है और वो उसे अपनी बातों में उलझाकर झूठ बोलकर अपने साथ काइजू की लोकेशन का पता लगाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और जब ये बात डंकन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी शिप पर हमला हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हीं दोनों काइजू ने उन पर हमला कर दिया है। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि उन दोनों काइजू ने बेलॉक के खिलाफ बगावत कर दी है। अब वो दोनों काइजू डनकन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डनकन भी कम शक्तिशाली नहीं था। वो उन पर काउंटर अटैक करता है और उन पर भारी पड़ने लगता है। वहां बेलॉक भी आ जाता है और वो अपने बेटे से इन दोनों को जान से मारने को कहता है क्योंकि वो अपने बेटे को अब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन डनकन उन्हें मारते हुए रुक जाता है और उन्हें जान से नहीं मार पाता। अब तभी बांस अपने साथी कमांडोज को यहाँ बुला लेता है और वहां अब चारों तरफ टैंक्स आ जाते हैं जो बेलॉक को पकड़ने के लिए बेलॉक पर हमला कर रहे होते हैं। डनकन बांस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता और बात ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए कुछ सोचने के बाद बेलॉक खुद सरेंडर कर देता है। बांस के लोग अब बेलॉक को एक गुफा में बंद कर देते हैं। वहां मार्गरेट भी आती है और जब उन्हें अपने बेटे से ये पता चलता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बेलॉक ने खुद को सरेंडर क्यों कर दिया है। अब मार्गरेट और डनकन वापस घर आते हैं और वो शाम को होम कमिंग पार्टी में जाने लगते हैं। वहीं हम उन दोनों काइजू को देखते हैं जो पिछली लड़ाई में बच गए हैं और वो फिर से अब शहर की तरफ जा रहे हैं। पार्टी के अंदर इजाबेल डनकन को देखती जा रही थी क्योंकि वो उसको काफी पसंद करती थी। कैनी इजाबेल को पसंद करता था और जब वो देखता है कि इजाबेल डनकन को देखी जा रही है तो वो डनकन से जलने लगता है। अब फिर डांस पार्टी शुरू होती है और उसमें होस्ट जेना और ट्रॉय को मिस्टर और मिस होमकमिंग बना देता है, जिस वजह से वो दोनों साथ में डांस करते हैं। ये देखकर डनकन को काफी बुरा लगता है, लेकिन इजाबेल को ये अच्छा मौका मिल जाता है और वो डनकन के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। ये देखकर कैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत स्टेज पर जाकर डनकन से फाइट करने लगता है और उसे गाली देने लगता है। डनकन उसे समझाता है कि इजाबेल उसकी सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन कैनी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और अब कैनी गुस्से में सभी को डनकन के डैड के बारे में बता देता है। ये सुनकर सब काफी शौक होते हैं और अब जेना भी उससे दूर जाने लगती है। ये देखकर डनकन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो गुस्से में ये कहकर चला जाता है कि डैड सही कहते हैं, इंसान भरोसे लायक नहीं होते। वहीं उसके जाने के बाद वो दोनों काइजू पार्टी के अंदर आ जाते हैं और वो वहां पर तबाही मचाने लगते हैं। वो दोनों काइजू कैनी को उठा लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां डनकन आ जाता है और वो सीधे उन पर हमला करके कैनी को बचा लेता है। वो अपने काइजू फॉर्म में था, जिस वजह से अब सभी को उसकी असलियत पता चल जाती है।
डंकन उन दोनों काइजू से लड़ता है और फिर उनको यहाँ से दूर ले जाने लगता है। वहीं मार्गरेट और जेना अब सीधे शिप में बैठकर बेलॉक के पास जाने लगते हैं। वहीं बांस अपने कमांडोज की टीम लेकर डंकन का पीछा करने लगता है और उनको पकड़ने लगता है। मार्गरेट के गले में एक रूबी था और जब जेना उसको देखती है तो वो समझ जाती है कि होमकमिंग की पार्टी के लिए वो रूबी डंकन ने ही उसे दिया था। अब मार्गरेट और जेना बेलॉक के पास पहुंचते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उन दोनों काइजू को डंकन को मारने को भेजा था, जिस पर बेलॉक मना करता है और कहता है कि वो खुद डंकन से इतना प्यार करता है कि वो खुद यहाँ इस केज में इसलिए बंद है ताकि वो डंकन के करीब रह सके। ये सुनकर मार्गरेट काफी खुश होती है और वो उसे डंकन को बचाने को कहती है, जिस पर बेलॉक अब एक ही बार में उस गुफा को तोड़ देता है और अपने बेटे के पास जाने लगता है। बांस गुफा के बाहर एक शर्फ एक्टिवेट कर देता है, लेकिन बेलॉक उसको भी आसानी से पार करके आगे बढ़ जाता है। वहीं हम डंकन को देखते हैं जो भागते हुए एक खाई से गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह वह ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन तभी वहां बांस आ जाता है और बांस उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। अब बांस उसे नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी वहां वो दोनों काइजू आ जाते हैं और वो बांस को उठाकर उसे खाने लगते हैं। लेकिन तभी डंकन आसमान में उछलकर बांस को बचा लेता है, लेकिन ऐसा करने के बाद वो खुद बांस के साथ खाई में गिरने लगता है। लेकिन तभी उसके विंग्स आ जाते हैं और वो उड़कर ऊपर आ जाता है और वो फिर मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। लेकिन इस बार मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। लेकिन तभी वहां बेलॉक आ जाता है और उनमें फाइट होने लगती है। लेकिन इस फाइट में बेलॉक कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वहां अब तभी मार्गरेट भी आ जाती है और वो खुद को इजेक्ट करके शिप को मॉन्स्टर से टकरवा देती है, जिससे मॉन्स्टर अब बहुत घायल हो जाते हैं। अब फिर मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और वो एक बार फिर से हमला करते हैं, लेकिन इस बार डंकन दिमाग से काम लेता है और वो उन दोनों को आपस में ही लड़वा देता है, जिसके बाद वो दोनों घायल हो जाते हैं और दोनों हार जाते हैं। अब बेलॉक एक बार और उनको जान से खत्म करने की बात कहता है, लेकिन डंकन कुछ और सोचता है और वो माउंटेन की टॉप पर जाकर वहां से बर्फ पिघालने लगता है, जिसके बाद एक बर्फ की परत नीचे गिरती है और उस परत के अंदर वो दोनों काइजू जम जाते हैं। अब फिर वहां बांस की टीम आती है और बेलॉक एक बार फिर से खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि इस तरह से मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूंगा। अब वो बहुत खुश होते हैं और बांस उन दोनों जमे हुए मॉन्स्टर्स को भी उठाकर अपनी कैद में ले जाते हैं और उन्हें वो एक फ्रीजर में डालने का डिसाइड करते हैं। अब जेना डंकन से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उनके बीच रोमांटिक